देखिए हम रह रहे हैं डिजिटल एरा में। ठीक है ना। हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं। मोबाइल फोन हुआ, यूट्यूब हुआ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हुए, गेमिंग हुआ और सोशल मीडिया। ये मैं छोटे बच्चों से लेकर और बड़े बच्चों तक के लिए ये लेक्चर डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, केवल ये 1 1.5 साल 2 साल के बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है। तो आज के डिजिटल इराक में ये लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं सारी चीजें। ठीक है ना। स्क्रीन देखिए खुद दुश्मन नहीं होता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड हो, एक्सेसिव हो और डेवलपमेंटली इनएप्रोप्रिएट हो तो स्क्रीन एक्सपोजर बच्चों के लर्निंग को प्रभावित करता है, उनकी लैंग्वेज को डिले करता है, उनके अटेंशन को प्रभावित करता है, उनकी स्लीप को प्रभावित करता है और उनके बिहेवियर पर प्रभाव डाल सकता है। ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है कि इनअप्रोप्रिएट अगर है तो स्क्रीन एक्सपोजर नुकसान करेगा बच्चों को। रिसर्च क्या बताती हैं? रिसर्च बताती है कि अर्ली चाइल्डहुड में ब्रेन बहुत ही रैपिडली डेवलप होता है। इस समय रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं, जैसे पेरेंट्स से बातचीत करना, बच्चे का आउटडोर प्ले करना, फिजिकल मूवमेंट करना, प्रिटेंड प्ले करना, सोशल इंटरेक्शन करना, ये ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत बनाते हैं। ठीक। जब इन एक्टिविटीज की जगह एक्सेसिव स्क्रीन ले लेती है तो डेवलपमेंट के कई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज, ये जो पैरामीटर्स हैं, ये मिस हो जाते हैं या इनके मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव स्क्रीन को कंप्लीटली बैन करना नहीं है, बल्कि हेल्दी डिजिटल हैबिट्स बच्चे में डेवलप करना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने कोई कंट्रोवर्शियल लाइन नहीं बोल दी है पेरेंट्स आपके लिए। ये मैंने वो लाइन बोली है कि जो अब के आज के समय में इसी लाइन की वैल्यू है। ठीक है ना। आज के समय जो लेटेस्ट चेंज स्क्रीन में आए हैं, स्क्रीन से बच्चों के ब्रेन में प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है ना। बच्चे स्क्रीन बहुत ज्यादा देखते हैं तो देखिए स्क्रीन से बच्चों के ब्रेन का जो रिवार्ड सिस्टम का थ्रेशोल्ड है वो बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है। इस कारण बच्चों को कम इंटरेस्टिंग या लेस रिवार्डिंग चीजें ये करनी अच्छी नहीं लगती हैं। डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड फास्ट पेस होता है, हर चीज तुरंत हो रही है, मन पसंद चीज तुरंत हो गई, मन पसंद चीज तुरंत मिल गई तो बच्चे को रिवार्ड तुरंत मिल जाता है। ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, किसी ने बच्चे को थप्पड़ मारा और वो बच्चा मीडिया में उसे तुरंत सजा देगा तो तुरंत उसे मजा आ जाएगा, तो मीडिया में तो मार सकता है। अब बड़े ने किसी डिजिटल मीडिया, फास्ट पेस डिजिटल मीडिया ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम थ्रेशोल्ड को हाई कर देती है, यानी बहुत लेस इंटरेस्टिंग चीजों में जो कि जनरली हमें बार बार रिवार्ड नहीं दे रही हैं, बार बार हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रही हैं, बच्चे को आनंद आना बंद हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो स्क्रीन की वजह से बच्चों में डेवलप होती है। ठीक है। तो पेरेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस पर। तो ये हुआ स्क्रीन टाइम रिडक्शन के लिए। अब देखिए एक्चुअली ब्रेन में हुआ क्या है, ब्रेन में होता क्या है जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत आती है। शुरू के जो 7 इयर्स की एज है, 5 to 7 इयर्स की, उसमें ब्रेन में न्यूरॉन्स या कनेक्शंस बहुत रैपिडली डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है ना, हर सेकंड कनेक्शन डेवलप होते हैं। मैंने बहुत बार ये चीज आप और एक्सपीरियंस जो होते हैं बच्चों को, वो इन कनेक्शंस में अपनी फॉर्मेशन डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक चीज, किसी चीज को छुआ और मुझे करंट लगा तो ये मेरी मेमोरी में डेवलप हो जाएगा, हमेशा के लिए बन जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस शेप लेते हैं उस ड्यूरेशन में। ठीक है ना। तो पॉजिटिव रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं वो ब्रेन के कनेक्शंस को क्या करते हैं, शेपिंग करते रहते हैं, बराबर शेपिंग करते रहते हैं, चीजों को सिखाते रहते हैं, बहुत हेल्दियर और स्ट्रोंगर डेवलप होता है। बट वर्चुअल वर्ल्ड में क्या होता है, मोबाइल के वर्ल्ड में क्या होता है, बच्चे को कोई कनेक्शन ही नहीं है, बच्चा खुद से कुछ नहीं सीख रहा है, सब कुछ सामने स्क्रीन में घटित हो रहा है। तो स्क्रीन के एक्सपीरियंस से बच्चे के ब्रेन की शेपिंग नहीं होती है। ठीक है। की ब्रेन एरिया क्या अफेक्टेड होते हैं इसमें? पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन एरिया है जो बच्चे का अफेक्ट होता है वो होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, बच्चे में जो फोकस करने की क्षमता है, अटेंशन देने की क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता है, खुद को कंट्रोल करने की, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ दौड़ना है, कहाँ रुक जाना है,
ठीक है ना। तो ये सारी चीजों में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल प्ले होता है, और स्क्रीन इसी एरिया के डेवलपमेंट को स्लो कर देती है बच्चे के। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। अटेंशन सिस्टम बच्चे का, अब फास्ट कट्स हैं, कांस्टेंट स्टिमुलेशन मिल रहा है, तो बच्चे का क्या हो जाता है, सस्टेन्ड अटेंशन रियल लाइफ टास्क में बहुत कम हो जाता है। कैसे कम हुआ है, एकदम हर चीज फास्ट हो रही है ना, एकदम रैपिड टर्न आ गया, रैपिडली आप किसी उस जगह से कूद गए, यही तो बच्चे देखते रहते हैं। तो उससे बच्चे का अटेंशन हर सेकंड चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से सेकंड सेकंड पे चेंज हो रहा है। तो हमें अटेंशन क्या चाहिए, मैथमेटिक्स करनी है तो लंबी, फॉर्मूला लंबे लंबे हैं, बट बच्चे का अटेंशन तो हर सेकंड पे नई चीज देखने का बन चुका है। तो फिर वो भागता है इन सारी चीजों से, तो अटेंशन सिस्टम बच्चे का पुअर हो जाता है इसी वजह से। ठीक है। मेमोरी और लर्निंग बच्चे की स्क्रीन की वजह से जो है डीप नहीं हो पाती। बच्चे डीप लर्निंग में क्या चीज होती है, डीप लर्निंग में आपको सबसे पहली चीज समय देना होता है, दूसरी चीज रिपीट करना होता है, तीसरी चीज एक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए, तब कोई चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बच्चे स्क्रीन डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल सब रिपीट कर दे रहा है। मोबाइल सब खुद से, उस समय से पहले ही मोबाइल खुद चीजों को बता दे रहा है। तो बच्चे की अपनी स्किल डेवलपमेंट रुक जाती है। इमोशनल रेगुलेशन, बहुत ज्यादा जो बच्चे स्क्रीन डिपेंडेंट होते हैं वो आपने देखा होगा बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, एनजाइटी बहुत, जैसे ही मोबाइल छीनेंगे चिड़चिड़े हो जाएंगे, मारने पीटने लगेंगे। इमोशनल आउटबर्स्ट उन बच्चों में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इमोशनल रेगुलेशन बच्चों का, जो सेल्फ कंट्रोल है, इमोशनल रेगुलेशन सेंटर है, ये सब डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है। चौथी चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, कि ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम का जो थ्रेशोल्ड वो बहुत हाई हो जाता है। जैसे जनरली होता क्या है, जब बच्चा स्क्रीन देखता है तो उसको तुरंत तुरंत मजा आता रहता है, तुरंत तुरंत रिवार्ड मिलता है, बड़ी जल्दी जल्दी, एक एक मिनट क्या, आधा आधा मिनट पर रिवार्ड मिलेगा, ये कूद गया, उसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, उसने उसको कुछ कहा तो ये हो गया। तो रिवार्ड सिस्टम तुरंत मिल रहा, बच्चा तुरंत तुरंत हर मिनट पर खुश हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो बच्चे में ये थ्रेशोल्ड ही डेवलप नहीं हो पाता कि मुझ में धैर्य रखने की क्षमता होनी चाहिए। तो इन बच्चों का रिवार्ड सिस्टम वो होने की वजह से इनमें धैर्य रखने की क्षमता भी चली जाती है। तो अब मुझे लगता है आप इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है। रिलीज होता है, वो रिलीज होना कब चाहिए, जब हम कोई बहुत अच्छा काम करें, बहुत मेहनत से करें, तब डोपामिन रिलीज होता है, तो सच्ची खुशी मिलती है। और जब टेलीविजन डोपामिन रिलीज करती है तो थोड़े थोड़े समय पर डोपामिन रिलीज करती रहती है, तो डोपामिन आउटबस्ट हो जाते हैं। डोपामिन आउटबस्ट होने से बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने की जगह। ठीक है ना। तो ये सारी चीज कराया है, समय देकर के रिलीज कराया है, तो ये लर्निंग और एक्सप्लोरेशन में मदद करता है, फोकस और सेल्फ कंट्रोल में मदद करता है। ठीक है ना। हमारे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को सपोर्ट करता है। जबकि टू मच डोपामिन, बार बार डोपामिन रिलीज हो रहा है स्क्रीन देख देख कर खुश हो होकर, इससे क्या होता है, इंस्टेंट रिवार्ड होता है लेकिन एफर्ट जीरो होता है। बच्चे को रिवार्ड तो मिल रहा है लेकिन प्रयास क्या, जीरो। अब आप सोचिए कि आपको कोई चीज बिना मेहनत के मिलने लगे, कितने देर इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है ना। क्रेविंग होती है, बार बार स्क्रीन टाइम को चाहने की क्रेविंग होती है ना, जैसा एलएसडी लेने वाले लोगों को हो जाती है वैसे। ठीक है ना, या अल्कोहल डिपेंडेंट लोगों को होती है। पुअर सेल्फ सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तुरंत बच्चा गुस्सा हो जाएगा। ठीक है ना। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे के अंदर, कभी बहुत खुश तुरंत रोने लगेगा, कभी बहुत अच्छा, कभी एकदम बेकार, है ना। इरिटेबिलिटी डेवलप होने लगती है। तो ये क्यों हो रही है, टू मच डोपामीन के वजह से, स्क्रीन डोपामीन हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अंतर क्यों आ रहा है ये सारी चीजों का, क्योंकि रियल लाइफ डीप फोकस मांगती है, स्ट्रांग मेमोरी मांगती है, डेवलप कराती है, बेटर कम्युनिकेशन होता है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से, इमोशनली बच्चा बैलेंस रहता है, कॉन्फिडेंस इनमें डेवलप होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों में रियल लाइफ चैलेंजेस से डेवलप होती है। जबकि एक्सेसिव स्क्रीन से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, बच्चे को कंसंट्रेशन पुअर हो जा रही है, मेमोरी वीक हो जा रही है, रिपीट क्योंकि स्क्रीन ही करे दे रही है, लैंग्वेज डिले हो जा रही है बच्चों की, क्योंकि उसको बोलने या इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, स्क्रीन ही सब बोल दे रही है। मूड स्विंग्स होते हैं बच्चे के, सोशल विड्रॉल हो जाता है बच्चा, दोस्त वगैरह बन ही नहीं पाते बच्चों के, है ना। लेस फिजिकल एक्टिविटी होती है तो ओबेसिटी टाइप हो जाती है, और थके थके बच्चे महसूस करते हैं बिना कुछ किए। ठीक।
तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन डेवलपमेंट की टाइमलाइन क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, शुरू के जो 2 साल हैं, मैंने आपको कई बार ये चीज बताई भी है, उसमें ब्रेन रैपिडली ग्रो होता है और सेंसरी एक्सपीरियंसेस उसमें बहुत ज्यादा होते हैं फर्स्ट 2 इयर्स में, ठीक है ना। और 2 से 5 साल की जो एज होती है वो लैंग्वेज एक्विजिशन की होती है, इमेजिनेशन की, बच्चा कल्पना करेगा, है ना, सोशल स्किल डेवलप करने की होती है। 6 से 10 साल की स्किल जो होती हैं, सॉरी ईयर्स जो होते हैं, उसमें एकेडमिक स्किल बच्चा डेवलप करता है, मेमोरी डेवलप करता है, रीजनिंग डेवलप करता है, सेल्फ कंट्रोल सीखता है। और 11 साल से ऊपर का बच्चा अपनी आइडेंटिटी खुद डेवलप करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, और इमोशनल बैलेंस उसके और अच्छे हो जाते हैं छोटी उम्र के कंपैरिजन में। बट इनको, इस चीज को, इन सारी चीजों को एज के अकॉर्डिंग आने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत होती है, ये भी थोड़ा सा देखे लेते हैं। बुक्स को रीड करने की, फिजिकल एक्टिविटी करने की, फैमिली में समय देना और कन्वर्सेशन करने की, म्यूजिक सुनना या क्रिएटिव प्ले करने की, पजल्स को सॉल्व करना या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज को करने की। अच्छी नींद बच्चों के लिए 9 से 11 घंटे की होती है, 9 to 11 आवर्स। स्पेशली हमारे जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन, उनको 9 to 11 आवर्स के बीच में अपनी स्लीप रखनी चाहिए ना। और हेल्दी फूड एंड हाइड्रेशन और नेचर एंड आउटडोर एक्सपीरियंसेस, तो ये सारी चीजें मिला करके हमारे ब्रेन को अच्छा ग्रो कराती हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि पावर हाउस बच्चे का आप ही हैं। चिल्ड्रन आपको देखकर इमिटेट करते हैं, तो एक अच्छे रोल मॉडल बनने की हमें कोशिश करना है। अगर हमारी पर्सनल लाइफ में ये चीजें नहीं आई हैं, तो बहुत मुश्किल है कि बच्चे की लाइफ में हम इन चीजों को डेवलप कर पाएं। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट ही मैंने ये लिखा है कि आपको रोल मॉडल बनना है। अब आपका समय, आपका अटेंशन, आपका इन्वॉल्वमेंट, ये मैटर करता है, ना कि कोई ऐप, कोई डिवाइस, कोई बहुत अच्छा महंगा खेलने का कोई गेम, नहीं, ये मैटर नहीं करते। बच्चे से बात करना, बच्चे को सुनना, बच्चे के साथ खेलना और उसको एक्सप्लोर करना, यही बच्चे के डेवलपमेंट के आधार होते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं? तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बच्चे का ब्रेन कोई कंटेनर नहीं है कि हम उसमें चीजें भरते जाएं, ये गार्डन है जिसको हमें नर्चर करना है, ठीक। आते हैं अब हम बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता ही होनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ क्या रिकमेंड करता है? डब्ल्यूएचओ के अनुसार 5 साल से छोटे बच्चों के लिए हेल्दी मूवमेंट, एडिकेट स्लीप और लिमिटेड सेडेंटरी स्क्रीन टाइम बहुत जरूरी है। अब इस बात को समझिए बहुत ध्यान से। डब्ल्यूएचओ क्या रिकमेंड कर रहा है कि बच्चे में आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। ज्यादा लंबे समय तक बच्चा बैठा हुआ नहीं रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म सिटिंग अवॉइड करनी है। पैसिव स्क्रीन एक्सपोजर जितना कम हो सके कम करते चले जाना है। स्लीप और प्ले को कभी भी स्क्रीन रिप्लेस ना कर पाए, इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सोने का समय भी स्क्रीन ने खा लिया बच्चे का और खेलने के समय भी वो स्क्रीन देख रहा है बच्चा। तो डब्ल्यूएसओ का मेन मैसेज क्या है? बच्चों को बैड बनाने की जरूरत नहीं, जैसा कि वो बैड है कि वो टीवी ज्यादा देख रहा है या वो मोबाइल ज्यादा देख रहा है। बेसिकली ये सारी चीजें ऐसे डिजाइन की गई हैं कि बच्चा अपने आप अट्रैक्ट होगा, अपने आप बैठा रहेगा, है ना। वो बनाई ही इसलिए, स्क्रीन बनाई ही इसलिए गई है कि वो बच्चे को बांधे रखे, बिठाए रखे, पूरे समय अपने में इंगेज किए रखे। बट हमें ये चीज समझनी है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हमें लेस स्क्रीन टाइम रखना है, प्ले टाइम बच्चे के लिए ज्यादा रखना है। एक्टिव लाइफ और हेल्दी माइंड के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अब अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या कहती है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी नियरली सेम चीज कहती है। उनका भी ये कहना है कि बच्चे के, आपके हिसाब से पेरेंट्स को हर स्क्रीन एक्टिविटी के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 5 C's हैं जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है। पहला है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए स्क्रीन। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर होना चाहिए स्क्रीन का, कि क्या चीज देखनी है, बच्चा क्या देख रहा है, ठीक है ना। कब देख रहा है, किस समय देख रहा है और क्यों देख रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसी स्क्रीन नहीं होनी चाहिए जो एकदम डीमोटिवेट करने वाली हो, बिल्कुल भी कम्युनिकेट ना कर रही हो, बच्चे से क्वेश्चन पूछने वाली ना हो, ठीक है ना। चौथी चीज को व्यूइंग होनी चाहिए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए बच्चा क्या देख रहा है।
अब इम्पोर्टेंट चीजें आपको ये ध्यान रखनी है कि आप लोगों ने तो अभी तक सिर्फ यही सुना है कि स्क्रीन को पूरी तरीके से बंद कर दो, और मैं ये क्या बता रहा हूँ कि बच्चे का कंटेंट चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोविंग, ये पेरेंट्स, ये लेटेस्ट अपडेट है, इस फील्ड का लेटेस्ट अपडेट है जो रिसेंटली आया है। अमेरिकन एकेडमी, बहुत कम पेरेंट्स कर पाते हैं, खाने के समय तो जरूर मोबाइल दिया जाता है वरना बच्चा ही भूखा रह जाएगा। नो स्क्रीन बिफोर बेड टाइम, सोने से पहले स्क्रीन नहीं दिखानी। अब सबसे बड़ी दिक्कत है, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, सोने से पहले जरूर बच्चे स्क्रीन ही देख रहे होते हैं। खाते समय पे बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखनी। फैमिली का मीडिया प्लान एक होना चाहिए कि हमें कब स्क्रीन देखनी है, कब नहीं देखनी है, ठीक है। तो ये हमारी जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के कुछ रिकमेंडेशन है, उनके अनुसार से हेल्दी डिजिटल हैबिट्स हमें डेवलप करनी है बजाय कि स्क्रीन के आवर्स को काउंट करने के। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये बोलती है कि आप स्क्रीन के आवर्स मत देखिए, आप हेल्दी डिजिटल हैबिट्स पर फोकस करिए कि ये सारी चीज हो पा रही है कि नहीं, ठीक है, और इन 5 C's को फॉलो करिए। अब हम अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में आते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हमारी क्या कहती है कि बर्थ से 2 इयर्स तक कोई स्क्रीन नहीं देखनी, 0 से 2 साल तक स्क्रीन देनी ही नहीं है बच्चे को, चाहे टीवी हो चाहे मोबाइल हो, सिवाय वीडियो कॉलिंग के। यानी हम 2 साल से कम के बच्चों को, जैसे किसी के फादर बाहर रहते हैं तो बच्चे को देखना ही चाहेंगे, बात करेंगे ही, तो इसीलिए वीडियो कॉलिंग को केवल अलाउ किया गया कि बच्चे से वीडियो कॉलिंग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरेक्शन होता है थोड़ा, ठीक है। 2 to 5 इयर्स में मैक्सिमम 1 घंटे जो है हम लोग बच्चे को दे सकते हैं रिक्रिएशनल स्क्रीन यूज के लिए, ठीक है। और जैसे ही बच्चे स्कूल गोइंग एज में आते हैं 2 to 5 इयर्स के बीच में, तो ये ध्यान रखना है कि स्क्रीन स्लीप को इंटरफेयर ना करे, फिजिकल एक्टिविटी का समय जो है उसको इंटरफेयर ना करे, उसकी स्टडीज पर बिल्कुल प्रभाव ना डाले। फैमिली में इंटरेक्शन का कोई समय निकल रहा है, खाते समय, गाते समय, पूजा पाठ करते समय, प्रेयर कर, तो इनमें इंटरफेयर ना करें। और सोशल डेवलपमेंट में बच्चे के इंटरफेयर ना करें। तो स्कूल गोइंग बच्चों में 1 आवर हम लोग स्क्रीन टाइम यूज कर सकते हैं, बट वो कम्युनिकेटिव स्क्रीन टाइम होना चाहिए, रिक्रिएशनल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या निकला कि स्क्रीन टाइम सिर्फ ड्यूरेशन का इश्यू नहीं है, जो हम पहले केवल यही चीज कहते रहते थे कि ड्यूरेशन बिल्कुल 0 कर दो या आधे घंटे से ऊपर ना हो। स्क्रीन टाइम ड्यूरेशन का इश्यू नहीं है। स्क्रीन टाइम के आधार पर जो नई रिसर्च की गई है वो कहती है कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है, देख क्या रहा है बच्चा, पेरेंट साथ में देख रहे हैं कि नहीं, सुपरविजन है कि नहीं, टाइमिंग क्या है कंटेंट को देखने की, बच्चे की एज क्या है, अगर वो 2 साल से कम है तो 0 ही रखना है, ठीक है, केवल वीडियो कॉलिंग में। चाइल्ड का डेवलपमेंटल प्रोफाइल क्या है, क्या वो ऑटिज्म के लाइन पर बच्चा चल रहा है, तो वहां आपको और स्ट्रिक्टर पैरामीटर्स रखने होंगे, ठीक है। ये नॉर्मल बच्चे के लिए है। फैमिली इन्वायरमेंट क्या है, आपकी परिवार का इन्वायरमेंट क्या है। तो स्क्रीन हमेशा बैड नहीं होती है। अगर बच्चा एजुकेशनल वीडियो देखता है, लेकिन बट वही आ जाता है कि बच्चा एजुकेशनल देख रहा है बट कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें आउटडोर एक्टिविटी में, पढ़ने में, कन्वर्सेशन करने में, इंडिपेंडेंट प्ले में। अच्छा, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, जो हमारे ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे होते हैं, उनमें स्क्रीन यूज का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है। कई बच्चे विजुअल लर्निंग की वजह से जो है स्क्रीन को प्रीफर करते हैं, कई बच्चे सेंसरी रेगुलेशन के लिए स्क्रीन को प्रीफर करते हैं, कई बच्चे सेंसरी रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के लिए कारण भी स्क्रीन फिक्सेशन डेवलप कर लेते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं ऑटिज्म की ये पहचान है, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होना है ना, सेंसरी प्रॉब्लम्स होना। तो वो सेंसरी क्वेंट्स के लिए इनको यूज कर लेंगे ना। इसलिए इन बच्चों में ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्क्रीन हटाना नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे हैं उनमें सिंपली हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम स्क्रीन को 0 कर दें। तो क्या होना चाहिए उनमें, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि स्क्रीन को 0 कर दीजिए, सब सारा ऑटिज्म सही हो जाएगा, है ना। ज्यादातर पेरेंट्स यही बोलते हैं जैसे ही आते हैं, ठीक है। तो जरूरत क्या है, क्या चीज करने की जरूरत है, बेटर सेल्फ रेगुलेशन सिखाने की जरूरत है बच्चे को, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने की जरूरत है बच्चे के अंदर, बेटर कम्युनिकेशन डेवलप करने की जरूरत है बच्चे के अंदर, प्ले स्किल्स अच्छी करने की जरूरत है बच्चे की, और फैमिली इंटरेक्शंस को बढ़ाना चाहिए। बेसिकली स्क्रीन को हटाने की जगह हमको इन चीजों को पहले लाना है, जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज हटाने से पहले कुछ नई चीजें ऐड करिए।
तो ऑब्जेक्टिव ये होने चाहिए आपके, ना कि सीधे सीधे स्क्रीन को हटाना, ठीक। अब नॉर्मल बच्चे भी तो स्क्रीन बहुत देखते हैं, सारे नॉर्मल बच्चे देखते हैं, हम न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रंस बहुत स्क्रीन देखते हैं ना। तो टिपिकली डेवलपिंग जो बच्चे होते हैं उनमें भी एक्सेसिव स्क्रीन यूज किस वजह से होता है कि फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस्ड है, बच्चा कहीं घूमने खेलने जाता ही नहीं है, आउटडोर प्ले हो ही नहीं पा रहा है बच्चे का, नींद बच्चे को सही से आ ही नहीं रही है, इमोशनल डिसरेगुलेशन है, स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाएगा, शॉर्टर अटेंशन स्पान है, ड्यूरिंग नॉन प्रिफर्ड टास्क पढ़ते समय अटेंशन स्पान शॉर्ट रह रहा है, समझ रहे हैं ना, स्क्रीन शिफ्टिंग हो लेगी, रिड्यूस्ड पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन है, पेरेंट्स खुद व्यस्त हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जैसे आईटी वाले कई बार पेरेंट्स होते हैं जो घर में रहते हुए भी घर में नहीं होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वर्किंग उनकी कंटिन्यूअस रहती है, हाँ? तो रिड्यूस पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, घर में है बट इंटरेक्शन नहीं है तब भी बेकार है। तो इस चीज को भी समझना है। तो यही इन्हीं सब चीजों की जगह कौन ले लेती है, स्क्रीन ले लेती है, नॉर्मल बच्चों में भी ये चीज नुकसान करने लगती है, ठीक है। अब सदी का जो सबसे बड़ा मिथ है वो है, उसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा, कि फोन ही ऑटिज्म का कारण है। सारे के सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि फोन की वजह से ऑटिज्म हो गया। कोई भी रिसर्च इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि फोन की वजह से ऑटिज्म होता है, फोन ही ऑटिज्म का असली रीजन है, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा, ना कोई रिसर्च इस चीज को प्रूव करती। फोन हटा देंगे ऑटिज्म सही हो जाएगा, ये भी बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं। इवन पेरेंट्स थेरेपी जब छोड़ते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आता है कि फोन हटा दिया था इसीलिए बच्चा सही हो गया। ये टोटली मिसकंसेप्शन है, साइंटिफिक एविडेंस इसका सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर जो है, आप ये देखते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो हम डिस्कस कर रहे थे, सोशल इंटरेक्शन में और बिहेवियर में बच्चे के नेगेटिवली जरूर अफेक्ट करता है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं इस चीज को, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि बच्चा ऑटिस्टिक है तो केवल स्क्रीन हटाने से वो 99% सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये चीज हमें एकदम क्लियर रखनी है, ठीक है। तो की टेक अवे क्या है डियर पेरेंट्स, की क्वालिटी का ध्यान रखना है क्वांटिटी के ऊपर, स्लीप का ध्यान रखना है स्क्रीन के ऊपर, बेटर फैमिली कनेक्शंस आपके होने चाहिए, पड़ता है बच्चे की। बाकी तो हमने देखा है कि बच्चे का बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है ना, एग्रेशन आ जाता है, मेल्ट डाउन, जरा सी बात पे बच्चा रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, है ना, बात ही नहीं करेगा दूसरों से जो स्क्रीन पर डिपेंडेंट होता है, सर में दर्द बताएगा, सूखापन है, ब्लर्ड विजन, ऐसे आंखों में धुंधलापन, इस टाइप से बताएगा, वेट गेन होने लगते हैं बच्चों के क्योंकि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, फिटनेस पुअर हो जाएगी और बच्चा हमेशा कमजोर जैसा महसूस करेगा ना। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है आती हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर बच्चों में बाद में डेवलप हो जाते हैं, लो मूड हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे, है ना। तो हमें ध्यान इन चीजों के लिए रखना है कि हमें लर्निंग और एजुकेशन पर बच्चे को फोकस करना है, कनेक्शन डेवलप करने हैं, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को समझना है और डिजिटल लिटरेसी को समझना है। डिजिटल लिटरेसी से आप भाग नहीं सकते आज के युग में। आप ये कहना कि फोन को अपनी लाइफ से हटा देंगे बच्चे को सही करने के लिए, तो नियरली इम्पॉसिबल ही है ये चीज। तो डिजिटल लिटरेसी आपको होनी चाहिए, कैसे यूज करना है, यानी बैलेंस की है हमेशा, ठीक है ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये की है, इस चीज को ध्यान रखना। तो पेरेंट्स राइट अमाउंट, देखिए इस चार्ट में आप देखने की कोशिश करिए, अगर राइट अमाउंट हो, टाइम सही हो, राइट कंटेंट हो, मतलब क्या देख रहा है बच्चा, राइट कॉन्टेक्स्ट हो, कब देख रहा है और कहाँ देख रहा है बच्चा, राइट इन्वॉल्वमेंट हो, यानी किसके साथ देख रहा है बच्चा, तो हेल्दी स्क्रीन यूज इसी को हम बोलते हैं। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब भी बच्चा स्क्रीन यूज करेगा तो ये 5 चीजों पर पूरा फोकस होना चाहिए। अदरवाइज बच्चे बहुत सारी बैड हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, उसी को हम अनहेल्दी, ठीक है ना। 10 गोल्डन रूल्स लिए हैं कि पहला है कि हमें खुद रोल मॉडल बनना है, दूसरा है हमें इंटरेक्शन को बढ़ाना है, अपने स्क्रीन टाइम को कम करना है, तीसरा है हम जो भी कंटेंट बच्चे को देंगे उसमें एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अपनी एज से ऊपर का कंटेंट हमें बच्चे को नहीं दिखाने देना है, ठीक है ना। प्रेडिक्टेबल रूटीन होना चाहिए, जब भी हम कोई रूटीन चेंज करते हैं बच्चे का तो उसको समझाएंगे एक दिन पहले से कि कल हम ये चीज करने वाले हैं, कल हमारे सोने का, उठने का, नहाने का, खाने का या स्क्रीन देने का आपको ये समय रहेगा।
प्रेडिक्टेबल रूटीन्स होने चाहिए। ट्रांजिशन के लिए बच्चे को एडवांस वार्निंग देकर प्रिपेयर करना, इसी को बोलते हैं प्रेडिक्टेबल रूटीन। माने कोई भी ट्रांजिशन हमें होना है, कल जर्नी करनी है, हमने बच्चे को बताया नहीं, वो पूरे रास्ते परेशान रहा, हमें एडवांस में बच्चे को बतानी है चीजें, समझानी है चीजें, ठीक है ना। समझ रहे हैं। बताती है बहुत सारी फैमिलीज में कि मम्मी तो रूल फॉलो करती हैं, पापा नहीं करते, मम्मी पापा करते हैं, दादा नहीं करते, मम्मी पापा दादा करते हैं तो दादी नहीं करती, मौसी नहीं करती। तो फैमिली रूल्स अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा बच्चे में, फिर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ऑटिज्म की भी केयर प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो सारे लोगों को सेम रूल्स फॉलो करने होते हैं, और हर हफ्ते प्रोग्रेस को रिव्यू करना होता है, खुद से देखना होता है चीजों को, और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट अगर जरूरी है तो वो हमें डेवलप करने होते हैं। हमें बच्चे में स्क्रीन अगर 2 साल से ऊपर जा चुका है तो हेल्दी डिजिटल हैबिट्स को डेवलप करना है। उसको डेवलप करने के लिए भी हमें रेगुलर अपना दिमाग चलाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो ये सब है, सेल्फ चेक में है। वी हैव ए फैमिली मीडिया प्लान, क्या हमारा कोई फैमिली मीडिया प्लान अभी तक बना है? लिखिए पॉइंट नंबर 1, बना है कि नहीं। दूसरा, हमारा मील्स के समय, स्टडी के समय और बेड टाइम स्क्रीन फ्री हो पाया है या नहीं? दूसरे पॉइंट को टिक करिए पर डे। तीसरा, स्क्रीन्स को हम यूज नहीं कर रहे हैं रिवार्ड के लिए या आंसू रोकने के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों पॉइंट्स लिख लीजिए। हम अक्सर बच्चे को रिवार्ड देने के लिए, अच्छा आज तो तूने मैथ का सवाल तुरंत सॉल्व कर लिया, ये लो 2 घंटे टीवी देखो, एक आधा घंटे मोबाइल देखो, नहीं करना। रिवार्ड के रूप में स्क्रीन का यूज नहीं करना है। रोते हुए बच्चे को चुप करने के लिए स्क्रीन को नहीं देना है। 7 दिन इस चीज को चेक करेंगे, लिखिए इस थर्ड पॉइंट को, ठीक है। स्क्रीन आर नॉट यूज्ड एज रिवार्ड और टू स्टॉप टीयर्स, ठीक। चौथा पॉइंट आएगा, क्या मेरे बच्चे ने पर्याप्त नींद, जो 9 से 11 घंटे हमने डिस्कस की है, वो ली है या नहीं, ठीक है। प्लस आउटडोर एक्टिविटी इस दिन बच्चे की हुई है या नहीं, ये चौथा पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। पांचवा, अगर हमारा बच्चा 3-4 साल से ऊपर, 5 साल से ऊपर जा चुका है, बड़ा बच्चा है, तो क्या हम हाई क्वालिटी कंटेंट बच्चे को दिखा रहे हैं? पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। दूसरा, को व्यूइंग हो पा रही है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि टोटल पूरे समय बच्चा अकेले ही मोबाइल देख रहा है, ये नहीं होना चाहिए बच्चे के साथ, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट हुआ। छठा पॉइंट, ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को सिखाई गई है कि नहीं? पेरेंट्स के फोन बच्चे हैक करा रहे हैं इन दिनों में, काफी ज्यादा आपने सुना भी होगा, बहुत सारे ऐप, गेम, ये सब बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं और मोबाइल हैक हो जाता है, पैसे गायब हो जाते हैं अकाउंट से। तो क्या डिजिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने बच्चे को कुछ कुछ चीजें एज के अकॉर्डिंग सिखानी शुरू की हैं कि नहीं? क्या हम ये बताते हैं कि जो तुम डाउनलोड कर लेते हो, पता चला पेटीएम से एक बच्चा था जो पेमेंट कर देता था और 800-800 रुपए के गेम डाउनलोड कर रहा था, पेरेंट्स को 3-4 महीने बाद पता चला कि वो 32,000 के गेम खेल चुका है पिछले 4 महीने में। क्यों? क्योंकि डिजिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने बच्चे को कभी समझाया ही नहीं कि ये मत करना, यहाँ से पेमेंट मत कर देना। उसने पासवर्ड एक दो होते हैं पेटीएम के, वो देख लिए और बस उसके बाद पेमेंट करके गेम देखता रहता था। फिर, वी रिव्यू एंड एडजस्ट अवर रूल्स एवरी वीक, हर हफ्ते क्या हम अपने रूल्स को देख रहे हैं, क्या हम उनमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं? तो पेरेंट्स, ये क्विक सेल्फ चेकलिस्ट है आपके लिए, इसको अपने घर में टांग लीजिए और वीक वाइज इसको रिव्यू करिए, लिखिए हर दिन कि ये सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं, अगर बच्चा 2 साल से ऊपर जा चुका है तो। पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं तो आपको क्या फील होगा इस चेकलिस्ट से? बच्चे का अटेंशन और कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ लगेगा, मूड और बिहेवियर में थोड़ा सुधार महसूस होगा, आपको महसूस होगा हाँ जो मैं सही में कह रहा हूँ, 9 to 11 आवर्स की स्लीप, उस रूटीन में बच्चा एटलीस्ट 9 आवर्स को टच करना शुरू कर दिया है ना, उसके रूटीन पहले से थोड़े बेटर हुए हैं। वो रियल लाइफ एक्टिविटीज में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जहाँ की पहले केवल स्क्रीन लाइफ में इंटरेस्टेड था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है ना, और लर्निंग और इंडिपेंडेंस भी बच्चा डेवलप कर रहा है। तो ये पॉजिटिव साइंस है अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो। बट अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? जैसे तो फिर आपको कंसल्टेंट से हेल्प लेनी है, अपने पीडियाट्रिशियन से हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने थेरेपिस्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी। कब? जब इतना करने के बाद भी स्लीप प्रॉब्लम सीवियरिटी बढ़ती चली जा रही है, नींद आना बच्चे को और कम हो गई है, पूरी रात नींद में जगा ही रहता, 8 घंटे सोया, 8 घंटे जगा जैसा सोया, ठीक है।
लात बजाता रहा, कूदता रहा, पलंग में इधर उधर घूमता रहा, नीचे गिरता रहा। सिग्निफिकेंट बिहेवियर और इमोशनल डिफिकल्टीज बच्चे को हो रही हैं, बिहेवियर इश्यूज और ज्यादा बढ़ते चले गए हैं, जबकि कोई बीमारी भी नहीं है बच्चे को। इमोशंस और ज्यादा बच्चे के डिस्टर्ब हो गए हैं। स्कूल और थेरेपी में पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर बच्चा थेरेपी में पार्टिसिपेशन कम कर रहा है, थेरेपी सेंटर से, थेरेपिस्ट से भागने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ फिर आपको रिव्यू करने की जरूरत है और ज्यादा हेल्प लेने की जरूरत है। सोशल विड्रॉल हो रहा है, बच्चा अन्य बच्चे आ रहे हैं उनके साथ खेलना नहीं चाह रहा है। डेली एक्टिविटीज जो थी बच्चे की उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बच्चा, तो तुरंत आपको जो है प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत इस कंडीशन में होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पॉजिटिव साइन भी बता दिए, मैंने आपको नेगेटिव साइन भी बता दिए, और ये चेक है ना। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि भाई बच्चा मम्मी से प्यार नहीं कर रहा है, अपनी मम्मी से तो बात वो करना नहीं चाहता, लेकिन वो स्क्रीन में जो मम्मी है उससे जरूर बात करना चाहता है ना। स्क्रीन में भी बहुत सारी मम्मियां होती हैं, उनसे जरूर बात करना चाहता है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, मैंने इसका कारण आपसे पहले भी डिस्कस किया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो डिस्टरबेंस, डेवलपमेंटल डिले होते हैं, उनकी वजह से ऐसा होता है। तो स्क्रीन क्या होता है, स्क्रीन क्या करता है, सिर्फ कार्टून नहीं दिखाता है बच्चे को, जबकि ब्रेन को कंटिन्यूअसली स्क्रीन क्या देता है, ब्राइट कलर्स देता है, फास्ट मूवमेंट देता है, इंस्टेंट रिवार्ड देता है, फनी साउंड्स निकालता है, कंटिन्यूअस नोवेल्टी देता है, कोई वेटिंग नहीं है, कोई एफर्ट नहीं करना बच्चे को, और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है। आप ये सारी चीज दे दीजिए, आप पे बच्चा आ जाएगा। लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं होते हैं कि ब्राइट कलर्स, फास्ट मूवमेंट और इंस्टेंट रिवार्ड हो, फनी साउंड्स मम्मी हर समय निकालती रहे, है ना। तो ये सारी चीजें रियल लाइफ से बिल्कुल अपोजिट हैं। रियल लाइफ में तो स्लो मूवमेंट है सारी। मैथ पढ़ने बैठ जाओगे तो कहाँ से फास्ट मूवमेंट होंगी, है ना। फनी साउंड्स मम्मी हर समय नहीं निकालेगी, गुस्से की साउंड जरूर निकालती रहेंगी रियल लाइफ में, ना। और वेटिंग तो कराना ही कराना है, अगर फ्रिज से निकाल के पानी भी देना है तो उसमें भी 5 मिनट लग जाएंगे। और बच्चे को एफोर्ड करना है, गिलास तो उठा के दे दे तब तो पानी दूंगी। तो दिक्कत सारी इस जगह है। स्क्रीन सारी चीजों को इतने फास्ट कर दे रहा है और तुरंत रिवार्ड दे दे रहा है, बच्चे को कुछ भी नहीं करना हो, सब कुछ होता चला जा रहा है, पानी वो पी रहा है, खेल भी रहा है, जंप भी लगा रहा है, जिसको पीटने का मन है पीट भी दे रहा है, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट हो रहा है। रिवार्ड सिस्टम को स्क्रीन रिपीटेडली एक्टिवेट करती है, जिससे उसका थ्रेशोल्ड हाई होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बच्चा हमारी लो इंटरेस्टिंग चीजों में, पढ़ाई लिखाई, म्यूजिक, डांस, गार्डनिंग, है ना, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहता, वहां रिवार्ड ही नहीं मिल रहा है, वहां और मेहनत और अलग से करनी पड़ रही है, और सब काम खुद करने पड़ जा रहे हैं। तो इसीलिए बच्चे स्क्रीन से प्यार करते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बच्चे दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब इन चीजों में बच्चे के सुधार आएगा तो आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। स्लीप अच्छी, कम्युनिकेशन अच्छा, प्ले अच्छा, अच्छी डिजिटल हैबिट्स बच्चे में हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब पेरेंट्स, हमें ये देखना है कि स्क्रीन प्रॉब्लम बनती क्यों है। जो हमारे ऑटिज्म के बच्चे होते हैं ना, वो स्क्रीन को क्यों प्रीफर करते हैं फिर? क्योंकि इंस्टेंट रिवार्ड उसमें मिल जाता है ना। ऑटिज्म के बच्चे इसीलिए बचना चाहते हैं मेहनत से, है ना। टॉयज खुद एक्सप्लोर करने पड़ते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, यहाँ टॉयज खुद ही एक्सप्लोर हो जाता है स्क्रीन पर, है ना। सब रेडीमेड मिलता है स्क्रीन में, जबकि यहाँ सब करना होता है। स्क्रीन में इमेजिनेशन भी स्क्रीन ही कर देती है। यहाँ पर अगर बच्चे को सोचना है कि अच्छा एक लाल रंग का भालू था, तो उसको सोचना पड़ेगा लाल रंग, और फिर भालू सोचना पड़ेगा, फिर भालू को पहाड़ में बनाना पड़ेगा। तो जो रियल लाइफ इमेजिनेशन बच्चा करता है, उससे तो बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, पर वहां आया एक लाल रंग का भालू, और ये देखिए एक अंटार्कटिका प्रदेशों के अंदर बैठा हुआ है, तो बच्चे को कुछ ही नहीं करना है, ना उसको सोचना है ना उसको समझना है, उसको तो एंजॉय करना है। अपना ब्रेन डेवलपमेंट जीरो, इसीलिए बच्चे स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं। सब दिखाया जाता है, कुछ देखना नहीं पड़ता, कुछ इमेजिन नहीं करना पड़ता। मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, ये यहाँ मूवमेंट भी नहीं करनी, पैसिव सिटिंग करनी है, स्लो लर्निंग, धीरे धीरे बच्चे इसी तो हमें समझना ये है कि बच्चे बोरिंग चीजों की तरफ नहीं जाते ऑटिज्म के, इसीलिए वो फास्ट पेस चीजों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है। ठीक है ना, लेकिन हर ऑटिस्टिक बच्चा अपने आप में अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सब पे ये रूल लागू है। कुछ बच्चे प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट मांगते हैं। आप
सब्जी मंडी जाना है, तुरंत बच्चे बोले चलो जूते पहनो सब्जी मंडी चलना है, तो इस चीज में तो बच्चा खुश हो जाएगा, ठीक है ना, चल देगा। बट चलो मैथ की किताब निकालो, अब प्रिडिक्टेबल शेड्यूल नहीं है, शाम तो कल 5 बजे पढ़ा रहे थे रोजाना, आज 3 ही बजे बोल दिए कि पढ़ाइए, तो प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। इस वजह से बच्चे स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं, वहां प्रिडिक्टेबल है हर चीज, अच्छा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, वही वीडियो देख रहा है, प्रिडिक्शन बन गया बच्चे का। तो इसीलिए हमें अपना एनवायरनमेंट क्या बनाना है, प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलने की वजह से ऑटिस्टिक बच्चे स्क्रीन को ज्यादा लाइक करते हैं, सेम वीडियो बार बार देख सकते हैं। अब यहाँ तो रियल लाइफ में सेम चीज रिपीट नहीं होती, मैंने आज जिस तरीके से आपकी तारीफ की फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की, हो सकता है कल मैं ठीक वैसे शब्दों में तारीफ ना कर पाऊं, शब्द बदल जाए, चेहरा बदल जाए, एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, बच्चे को लाइक नहीं होगी वो चीज। सोशल डिमांड कम होती है, विजुअल इंफॉर्मेशन इजी लगती है बच्चे को जो स्क्रीन पर दिखाई जाती है ना, और यहाँ विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए इमेजिनेशन डेवलप करनी होती है बच्चे को, तो फिर प्रॉब्लम वाली चीज आ गई। कुछ बच्चों में ऑटिज्म में सेंसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी साउंड से बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, किसी से डिसलाइक। रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उसकी वजह से भी बच्चे जो है दूसरे कामों से बचने के लिए स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं, ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत कॉमन रीजन है जो ऑटिस्टिक बच्चों में होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्क्रीन को ज्यादा लाइक करते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन प्रीफरेंस करना ऑटिज्म का सिम्टम नहीं है, लेकिन ऑटिज्म की कुछ करेक्टरिस्टिक्स स्क्रीन को ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। एडीएसडी बच्चों में क्यों स्क्रीन ज्यादा लाइक करते हैं, एडीएसडी बच्चे देखिए इंतजार करना नहीं पसंद करते हैं ना, ठीक है ना। तो वो तुरंत स्क्रीन पर शिफ्ट, कहाँ इंतजार नहीं करना, स्क्रीन में इंतजार ही नहीं करना। डिलेड रिवार्ड्स एडीएसडी के बच्चों को पसंद नहीं होते, देरी से मिलने वाले इनाम, इसलिए वो स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं। सस्टेन्ड अटेंशन बोरिंग टास्क पर वो देने की क्षमता नहीं रखते हैं, इसीलिए वो स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां अटेंशन देना ही नहीं है, तुरंत तुरंत अटेंशन चेंज हो रहा है। अभी कुत्ता दिख रहा है, तब बिल्ली दिख रहा है, अब घोड़ा दिख रहा है, अब गाय दिख रही है, तुरंत तुरंत स्क्रीन फास्ट पेस्ड है। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि एडीएसडी के बच्चे फास्ट पेस्ड गेम्स और शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स को बहुत ज्यादा रिवार्डिंग फील करते हैं, उन्हीं पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसी स्थिति में जो शॉर्ट्स का फैशन बना है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना है, हर व्यक्ति में ऑटिज्म बैठा हुआ है। हम लोग भी तो रील और इंस्टाग्राम रील्स को ही लाइक करते हैं, अभी मैं आधा घंटे का वीडियो बनाएंगे, देखिए देखने वाले 5 लोग होंगे, है ना। और अगर इसको रील की तरह सनसनीखेज ये लीजिए 5 बड़े स्टेप और बच्चा आपका ऑटिज्म से फ्री, तो 1 लाख में चले जाएंगे व्यूज। तो इस चीज को समझिए, बात को आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फास्ट पेस्ड गेम्स और शॉर्ट्स ये बच्चे को रिवार्डिंग लगते हैं, इसीलिए बच्चे स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि फोन यूज मत करो, ये कहना काफी नहीं होता। ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों में मम्मियां दिन भर यही चिल्लाती रहती हैं और कोई फर्क बच्चे पर नहीं पड़ता, ठीक है। और नॉर्मल बच्चों में, ये तो हमने ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों की बात की, नॉर्मल बच्चों में क्या रीजन है कि वो स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी हो तब शिफ्ट हो जाएंगे, बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा हो तब तब शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हमने आज देखी कि इस वजह से भी जो है शिफ्टिंग बच्चों की हो जाती है, ठीक है ना। अब स्क्रीन रिडक्शन के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, रिप्लेस करना है, रिमूव नहीं करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है ना, बदलें धीरे धीरे, ठीक है ना, हटाएं नहीं तुरंत। दूसरा रिड्यूस करना है, जीरो नहीं करना है एकदम, ठीक है। जबकि अभी तक आप कहेंगे कि सर जीरो बोलते थे तो ऑटिज्म बढ़ जाएगा, नहीं भाई बढ़ेगा नहीं, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, अभी 2 लेक्चर में इन चीजों को एक्सप्लेन कर। स्क्रीन टाइम का एक शेड्यूल बना दीजिए भाई, ठीक है ना। और स्लो ट्रांजिशन करिए, धीरे 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 पहले नई चीज को ऐड करिए, तब उसको धीरे धीरे घटाते चले जाइए। विजुअल शेड्यूल हम बिहेवियर थेरेपी में भी सिखाते हैं पेरेंट्स को ना, विजुअल शेड्यूल कैसे बनाना है, तो विजुअल शेड्यूल्स का यूज करिए, ठीक है ना। रियल प्ले अपॉर्चुनिटीज दीजिए बच्चे को, सही में खेलने के वो अवसरों को, फैमिली एंगेजमेंट बढ़ाइए, और छोटे छोटे अचीवमेंट को रिवार्ड करिए, बट स्क्रीन से रिवार्ड मत करिए, अदर चीजों से रिवार्ड करिए, ठीक है। तो पेरेंट्स आपने देखा, कुछ चीजें समझी कि आपको क्या क्या करना है, डेली स्क्रीन बजट तय करना है, स्क्रीन फ्री जोन्स बनाने हैं, जैसे डाइनिंग रूम और बेडरूम में स्क्रीन नहीं लगी होनी चाहिए, अल्टरनेटिव एक्टिविटीज प्रिपेयर करनी है बच्चे के लिए,
रूल्स पर पूरी फैमिली को कंसिस्टेंट रखना रहना है, बाउंड्रीज को अपनी फिक्स रखना है, पॉजिटिव बिहेवियर को प्रेज करना है बट स्क्रीन नहीं देना है, पेशेंस रखना है, एक दिन में ये चीज नहीं हो जाएगी, लंबा समय लगेगा, और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, तो हो जाती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। फोन को रिमूव कर दिया, अल्टरनेटिव हमने दिया नहीं, बच्चे ने क्या किया, क्राई करना शुरू कर दिया, पेरेंट्स किस में चले गए, स्ट्रेस में चले गए, पेरेंट्स ने क्या किया, फोन वापस दे दिया, बच्चे ने क्या सीख लिया, क्राई इज इक्वल टू फोन रिटर्न्स, रो और फोन को पाओ। तो आप जानते हैं एबीए थेरेपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एबीए में रीइंफोर्समेंट के पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को समझिए कि आपने क्राई को फोन रिटर्निंग का माध्यम बना दिया, ठीक है ना, और बच्चे का नुकसान कर दिया। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी, तो इसकी जगह आप करना क्या है। ठीक है, ये तो हम करते ही आ रहे हैं जो अभी हमने बताया, यही गलती सब पेरेंट्स से होती रहती है। ठीक है, तो अब इसकी जगह करना, इसकी जगह हम लाए हैं 3R फॉर्मूला। इसमें पहला स्टेप है, उसमें पहला आर है रेगुलेट करना, दूसरा आर है रिप्लेस करना, तीसरा आर है रिकनेक्ट करना। अब इसको समझिए ध्यान से। देखिए बच्चा क्या हुआ, काम हुआ या डिसरेगुलेटेड हुआ इस चीज की वजह से, ये देखना है। ठीक है ना, हंगरी तो नहीं है बच्चा, स्लीपी तो नहीं है, रेगुलेट कब करेंगे, पहले हमें ये पहचानना है कि ये डिसरेगुलेशन हुआ किस वजह से है। ठीक है ना, बच्चा किस स्थिति में डिसरेगुलेटेड है या शांत है बच्चा, कहीं बच्चा भूखा तो नहीं है। ठीक है, आपने फोन छीना, बच्चा भूखा था पहले से, तो वो रोना, फोन छीनने की जगह भूख की वजह से रोना शुरू हो गया। बच्चे उनिंदा था, मतलब नींद में था, लेकिन स्क्रीन में इतना मजा आता है कि नींद भी बच्चा छोड़ देता है। तो जैसे ही आपने फोन छीना, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, जबकि उसको सोना था, सोने की वजह से वो रो रहा था। ओवर स्टिमुलेटेड था, कुछ ऐसा कंटेंट देख रखा था बच्चे ने, जिससे वो बहुत ज्यादा एंजाइटी या एंसियस में और या ओवर स्टिमुलेट हो चुका था। हमने सोचा कि स्क्रीन छीन ली, इसलिए बच्चा रो रहा है। सेंसरी सीकिंग था, कोई म्यूजिक उसको सुनना था, उस समय छनछनाहट सुननी थी उसको, है ना, हमने फोन छीना, वो छनछनाहट चली गई, इसलिए बच्चा, तो सेंसरी सीकिंग। तो रेगुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में रीजन को जानना जरूरी है। बैकग्राउंड में हमेशा पेरेंट्स, ये रीजन नहीं होता है कि फोन छीनने से बच्चा, मैंने आपको क्या बताया, इतना पीछे जो डिटेल मैंने पढ़ाया है वो इसीलिए बताया है आप लोगों को कि हमको रीजन को समझना है। स्ट्रेटजीज तभी वर्क करती हैं जब बैकग्राउंड रीजन पता होता है। ऑटिज्म में क्या रीजन है, एडीएचडी में क्या रीजन है, नॉर्मल चिल्ड्रन में क्या रीजन है, ये रीजन हमने सारे पीछे अभी डिस्कस किए हैं। अब हमें उन रीजन को यहाँ अप्लाई करना, रेगुलेट स्टेप में, कि क्या कारण और था जो जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से ये रोना शुरू हुआ। रिप्लेस स्टेप 2 में आते हैं, रिप्लेस करना, फोन रिमूव करके कुछ एक्साइटिंग देना है हमें तुरंत बच्चे को। अब रिप्लेस करना जो होता है, वो जो है, हमेशा ध्यान रखना, हम रिमूव तो कर देते हैं बट रिप्लेस कुछ नहीं करते। फोन तो छीन लिया, बच्चे में कुछ नहीं दिया, बच्चों को ऐसे ही तनहा अकेले छोड़ दिया, भाई रोना है रो, चुप होना है चुप हो। ठीक है ना, करना क्या था, फोन ले रहे हैं तो कुछ देना था, बबल प्ले दे देते, ऑब्स्टिकल कोर्स दे देते, वाटर प्ले दे देते, कोई अदर एक्टिविटी दे देते बच्चे को, अपने साथ किचन में एंगेज कर लेते बच्चे को, कुछ खाने के लिए दे देते बच्चे को। रीजन जो ऊपर आया है स्टेप 1 में, उसको पूरा करने की कोशिश करते, समझ गए रिप्लेसमेंट का मतलब। अब आते हैं स्टेप 3, रिकनेक्ट में। पेरेंट्स 10 से 15 मिनट एक्टिवली चाइल्ड के साथ आपको खेलना है रिकनेक्ट करने के लिए। जब आपने रिप्लेस कर दिया, उसके बाद बच्चा उस काम को कर रहा है, फिर रिकनेक्ट करना। रिकनेक्ट मतलब आपने कोई एक्टिविटी स्टेप 2 में दे दी थी, बच्चा उसको कर लिया, अब बच्चा वापस फोन की तरफ लौटेगा, तो तुरंत रिकनेक्ट करना है। बजाय इसके कि उस आपने कहा कि चलो बबल प्ले कर लो, बबल प्ले कर लिया 5 मिनट में, अब लाओ स्क्रीन फिर दो, नहीं, तब तुरंत आपको रिकनेक्ट करना होगा किसी को भी फैमिली में, ताकि बबल प्ले से बच्चा रिकनेक्शन पर शिफ्ट हो। इसमें पेरेंट्स के साथ, किसी के भी साथ बच्चा एक्टिवली प्ले करता है, तो यहीं पर हमें ध्यान रखना है, रिकनेक्शन मींस रियल कनेक्शन, रियल लाइफ कनेक्शन। अब रिकनेक्शन मतलब स्क्रीन कनेक्शन मत कर दीजिएगा इस जगह। ठीक है, तो ये हमने 3R प्रिंसिपल्स पेरेंट्स आपसे डिस्कस किया। अब इस प्रिंसिपल को लगाना,
और इसको किस तरीके से लगाना है ये भी हमने आपको डिटेल में बता दिया है। इस फॉर्मूले को यूज करना आपके लिए जरूरी है। देखिए इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझने जरूरी हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल समझने जरूरी हैं। एग्जाइटिंग स्क्रीन्स वीडियो या इंस्टाग्राम से 5 कोचिंग प्रोग्राम्स में यूज करने वाला प्रिंसिपल है। इसमें क्या करते हैं पेरेंट्स, कोई फोन नहीं देते बच्चे को, रोज सिर्फ 15 मिनट के लिए ये काम करना है, या 10 मिनट्स कनेक्शन रूल है ये। कोई फोन नहीं देंगे उस समय, कोई टीवी नहीं देंगे, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे बच्चे को, कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे बच्चे को, और कोई करेक्शन, उसकी कमियों को सुधारने की बात नहीं करेंगे। सिर्फ चाइल्ड लेड प्ले करेंगे, ठीक है ना। बच्चा जो चाहता है वो हम करेंगे। कई फैमिलीज में इसे स्क्रीन डिमांड ग्रेजुअली कम होती देखी गई है, क्योंकि चाइल्ड की कनेक्शन नीड पुअर होती है। समझ रहे हैं बात को मेरी? ये क्या है, ये क्या बता दिया हमने, इसको फिर से समझिए। इसमें हम बच्चे को फोन नहीं देते, टीवी नहीं देते, कोई निर्देश नहीं देते, यहाँ बैठ वहां बैठ, ये कर वो कर, इस किताब को ला, उस खिलौने को ला, उससे खेलेंगे, लूडो खेलें, कुछ नहीं। कोई टीचिंग नहीं देते बच्चे को, ये पढ़ो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ये वाला प्ले करो, अलग ढंग का है। कोई करेक्शन नहीं करते, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम वैसा क्यों करते हो, तुम सीधे क्यों नहीं बैठे, तुम लेट क्यों गए, नहीं। बच्चा जो कराना चाह रहा है, बच्चा जो कर रहा है, हमको बच्चा बन जाना है 15 मिनट के लिए बच्चे के साथ। तो ये रियल कनेक्शन बच्चे के साथ, रियल लाइफ कनेक्शन डेवलप करने में इस चीज से बहुत हेल्प मिलती है। बच्चा जो खिलाना चाह रहा है, वो गुब्बारे को उड़ाना चाह रहा है, आपको भी गुब्बारा उड़ाना है। वो गुब्बारे को फोड़ना चाह रहा है, आपको भी गुब्बारा फोड़ना है। वो गुब्बारे को फेंकना चाह रहा है, आपको भी खुश होना है। तो ये है 10 मिनट कनेक्शन रूल, ठीक है। तो हमने 2 रूल देखे, 3 आर और 10 मिनट कनेक्शन रूल। अब हम पेरेंट्स जाते हैं, रिमूव करने के बाद बच्चा रोता है, तो पेरेंट्स अक्सर क्या सोचते हैं, उसको फोन की एडिक्शन हो गई है, एडिक्टेड हो गया है फोन का, इसीलिए। बट पेरेंट्स हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हो सकता है कि बच्चे में ट्रांजिशन डिसलाइक कर रहा हो बच्चा, है ना। आप एक एक्टिविटी से दूसरे पे, मान लीजिए आप फोन छीन करके मैथ कराना चाह रहे हैं, तो ट्रांजिशन बच्चा डिसलाइक कर रहा है। दूसरा, बच्चे ने सोचा ही नहीं था कि इसके तुरंत बाद मुझे पढ़ना होगा या घूमने जाना होगा, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं थी कि फोन छीनने के बाद होना क्या है। तीसरा, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बच्चे की पुअर है। बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे ये झेलना कैसे है, जब मुझसे फोन छीना जाएगा, मुझे इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अटेंशन चाहता हो बच्चा, है ना। पेरेंट बच्चे अटेंशन भी चाहते हैं, अटेंशन सीकिंग होते हैं ना। बोर हो, ठीक है ना, बोर हो रहा हो बच्चा, ठीक है। तो इसीलिए सिंपली हमें पहले इन रीजंस को देखना है। ट्रांजिशन करना क्या हमने बच्चे को सिखाया कि हम फोन छीनेंगे तो कैसे उसको ट्रांजिशन करेंगे? क्या हम पहले से बच्चे को कुछ बोलते हुए आ रहे हैं कि नहीं, कुछ समय पहले से, है ना। प्रेडिक्टेबिलिटी, क्या हमने शेड्यूल बच्चे के बनाए, या सीधे लग गए बच्चे के फोन छीनने पर और मैथ मैथ पढ़ाने पर? क्या हमने प्रेडिक्टेबल शेड्यूल डेवलप किया बच्चे की लाइफ में? नहीं किया। क्या हमने फ्रस्ट्रेशन कैसे बच्चे को टॉलरेट करनी है ये सिखाया? गुस्सा है तो उसको क्या करना है, तकिए में घूंसा मारना है, या मम्मी से सॉरी बोलना है, या क्या करना, कुछ डेवलप करके दिया उसको? नहीं दिया। बच्चा हमसे अटेंशन चाह रहा है, फोन छीने, हम किचन में 2 घंटे काम करने के लिए चले गए, हम क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। बोर हो रहा हो बच्चा, तो दिस इज क्राइंग टेस्ट, ठीक है। तो इस क्राइम टेस्ट को आपको समझना है कि पहले हमें रीजन को समझना जरूरी होता है, तभी हम बच्चे के स्क्रीन ड्यूरेशन को, और स्क्रीन ड्यूरेशन को कम और स्क्रीन क्वालिटी को बेटर कर पाएंगे। कुछ अल्टरनेट एक्टिविटी हमने लिखी है स्क्रीन के लिए, जैसे डो एक्टिविटी, स्विंग एक्टिविटी, प्रिटेंड किचन एक्टिविटी, ट्रेजर हंट, प्ले टुगेदर, ठीक है ना। तो ये हमको जो ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो हमें फोन को मेडिसिन बेट मांगेगा चॉकलेट, और हमको देनी नहीं है, तो शॉपिंग में डिस्ट्रैक्ट करेगा, थाम लो फोन, बैठ जाओ एक कोने में। ट्रेवल में, फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, बच्चा रोना चिल्लाना, इधर भागा उधर भागा, लेके बैठ जाओ फोन। हर डिफिकल्ट सिचुएशन में बच्चे को कंट्रोल करना है, इमोशनली डिसरेगुलेटेड है बच्चा, गुस्साया हुआ है, फोन दे दो उसको। इंजेक्शन के लिए फोन दे दो, इंजेक्शन लगाने, टीकाकरण में मैंने देखा है, खुद मैंने टीके लगाता हूँ तो पेरेंट्स मोबाइल स्क्रीन आगे कर देते हैं। टोकना पड़ता है इस चीज के लिए।
खाना खिलाना है तो 2-2 घंटे बच्चे मोबाइल देखते हैं। सोने के लिए हर बार हम लोग स्क्रीन दे रहे हैं बच्चे को। तो इस तरह बच्चा स्क्रीन पर डिपेंडेंट हो जाता है। और ये टू मच स्क्रीन बच्चे की सारी लाइफ को स्पॉइल करती है, ठीक है ना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं रिवार्ड ट्रैप क्या है। ठीक है ना। तो रिवार्ड ट्रैप क्या है, पेरेंट्स पेरेंट्स बोलते हैं होमवर्क कंप्लीट करो फोन मिलेगा। कभी कभी तो ये चीज काम कर देती है, समझ रहे हैं ना, कभी कभी तो ये चीज काम कर देती है। लेकिन अगर हर अच्छे बिहेवियर का रिवार्ड सिर्फ फोन बन गया तो फोन की वैल्यू और बढ़ सकती है। फोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें बेटर रिवार्ड्स को डेवलप करना है। बेटर रिवार्ड्स क्या होते हैं, आउटडोर तुम्हें घुमाने ले चलेंगे, स्टिकर लगा देते हैं बच्चे को, कोई गेम खिला देते हैं बच्चे को, है ना, फेवरेट कोई स्टोरी सुना देते हैं एक्साइटिंग बच्चे के लिए, साइकिलिंग करा देते हैं बच्चे को, कोई आर्ट का कोई चित्र वगैरह बना दिया, क्राफ्ट का काम करा दिया, ट्रेजर हंट, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, रिवार्ड ट्रैप से हम लोगों को बचना है। होमवर्क कंप्लीट करो, फोन मिलेगा। किसी रिवार्ड के चक्कर में बच्चे फोन पर और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो रिवार्ड ट्रैप से बचने के लिए बेटर रिवार्ड सिस्टम जनरेट करने जरूरी होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और रिवार्ड की बजाय हमें रिवार्ड अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी चाहिए। जैसे आप मुझे जबरन आए और चॉकलेट दे दें तो मुझे अजीब सा लगेगा, लेकिन मेरा बर्थडे है उस दिन चॉकलेट दें तो अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो रिवार्ड अपॉर्चुनिटी हो गई, या एक गिफ्ट अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे लिए रोज फ्लावर लेके आ जाएं तो मुझे अजीब लगेगा, बट आप मेरे बर्थडे के दिन, मैरिज एनिवर्सरी के दिन कोई फ्लावर लेके आए तो वो क्या हो गया, रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी हो गया। तो हमें रिवार्ड अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी होती है, ना कि रिवार्ड डेवलप करने होते हैं कि जबरन रिवार्ड दे रहे हैं बच्चे को। तो यही रिवार्ड ट्रैपिंग होती है पेरेंट्स, ठीक है। अब पेरेंट्स बोर्डम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स जो है वो बोर्डम से बहुत डरते हैं। एक्चुअली बोर्डम एक डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी है। बोर ना हो जाए बच्चा, हमारा बोर हो गया तो पता नहीं क्या कर ले, कहीं कूद ना जाए, इधर चोट ना लगा ले, किचन में कुछ ना कर दे, गैस ना जला दे। इस डर से हम क्या करते हैं, फोन दे देते हैं बच्चे को, और क्या करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ समझना जरूरी है कि बोर्डम एक डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही बच्चा बोर होता है तो वो क्या करता है, चारों तरफ देखता है, कुछ चीजों को एक्सप्लोर करता है, कुछ एक्टिविटी में खुद को इंगेज करने की कोशिश करता है, कुछ कल्पनाओं को डेवलप करता है। इसीलिए जितना जो व्यक्ति बोर्डम को झेलना सीख जाता है, सॉरी, जो बच्चा बोर्डम को झेलना सीख जाता है, वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट बन जाता है। बड़ी विचित्र सी बात लग रही होगी, हम तो बोर्डम से बच्चे को बचाने की कोशिश करें, आज हमारा बच्चा बोर्ड हो रहा है, चलो चलते हैं पिज्जा ही खाने चले चलते हैं। नहीं भाई, बोर होने पे एक्सप्लोरेशन का बच्चे को समय मिलता है। वो देखता है, सुनता है, समझता है, चीजों को खोलता है, तोड़ता है, उनसे फील करता है चीजों को, ठीक है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ब्रेन को डेवलप होने के लिए, इसको आपको गलत नहीं समझना है, ठीक है। तो इतने सारे रूल्स आज हमने पेरेंट्स देखे, समझे, ठीक है। और कि हमें स्क्रीन से फाइट नहीं करनी है, लेकिन हमें बच्चे को एक ऐसी लाइफ देने की कोशिश करनी है जो स्क्रीन से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। रीजन है ये सब। आपको महसूस होगा कि एक दिन में भी आप अंतर बच्चे के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और इवन उनमें नहीं, स्वयं में अंतर महसूस कर सकते हैं। और जब हम इस चीज को लॉन्ग टर्म तक, इसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स जो समझने वाली चीज है वो ये है कि 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनका ब्रेन रैपिडली डेवलप हो रहा है, और मैंने बताया था सेंसरी सिस्टम उनका डेवलप हो रहा है। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम क्या करेगा, उनकी ब्रेन ग्रोथ को कम करेगा, सेंसरी इश्यूज को बढ़ाएगा, अटेंशन और एंगेजमेंट को कम करेगा। तो हमें कौन सी चीज हेल्प करेगी 2 साल से कम में, पेरेंट्स का इंटरेक्शन करना, बात करना, पढ़ के उन्हें सुनाना, प्ले करना, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जब यही बच्चा 2 से 5 साल के बीच आएगा तो इसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होगी, इमेजिनेशन डेवलप हो रही होगी, सोशल स्किल डेवलप हो रही होगी, सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो रहा होगा। तो एक्सेसिव स्क्रीन क्या दिक्कत लाएगा, अटेंशन स्पान शॉर्ट कर देगा, टेंट्रम बढ़ा देगा बच्चे में, सेल्फ कंट्रोल गायब कर देगा, तुरंत बच्चा किसी पे हाथ छोड़ दे रहा है, चीजों को तोड़ दे रहा है ना। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, कहाँ रुक जाना है, कहाँ बढ़ना है, बच्चा नहीं समझ पा रहा। ये स्क्रीन की वजह से आता है। तो हेल्प किस चीज से मिलेगी, प्ले से, स्टोरीज सुनाने से, सॉन्ग्स से, म्यूजिक से, डांस से, आउटडोर एक्टिविटीज से, और एक प्रेडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट रूटीन से।
अगर बच्चा 6 से 10 साल में जा रहा है तो अब वो क्या सीख रहा है, एकेडमिक स्किल्स सीख रहा है, मेमोरी डेवलप हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो रही है, इंडिपेंडेंट हो रहा है हमारा बच्चा। तो अब स्क्रीन टाइम कैसे इंपैक्ट करेगा 6 to 10 ईयर्स में, एकेडमिक परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा, क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देगा, फिजिकल एक्टिविटी को कम कर देगा बच्चे की। तो हमें क्या प्लान करना होगा, बैलेंस होना चाहिए स्टडी और प्ले के बीच में, 6 to 10 ईयर्स के बीच में। रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, हॉबीज बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, फैमिली इन्वायरमेंट को ऐसा बनाना है कि अन्य सदस्य भी इन्वॉल्व हों बच्चे के साथ, पेरेंट्स के अलावा। ठीक है। अब 11 ईयर का बच्चा हमारा हो गया तो वो सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करता है, डिसीजन मेकिंग उसमें के अंदर आ जाती है, और इमोशनली वो कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अब क्या दिक्कत आएंगी, अगर स्क्रीन देख रहा है तो रात में नींद ही नहीं आएगी उसको, स्लीप प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स होने लगेंगे उसको, कभी अच्छा कभी बुरा महसूस होना, एंजाइटी डेवलप होने लगेगी बच्चे के अंदर, सोशली विड्रॉल महसूस करेगा, सबसे आप लोगों से बचने की कोशिश करने लगेगा। तो स्क्रीन का ये इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। और इस एज पर अगर वो गलत चीजें देख रहा है तो उनका इम्पैक्ट भी एडिशनल इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हेल्प क्या करेगा, रियल लाइफ कनेक्शंस हेल्प करेंगे, पेरेंट्स के अलावा अन्य सदस्य भी बच्चे से इंटरेक्ट परमानेंट करते रहें, ये चीज हेल्प करेगी। फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व करना होगा, और स्क्रीन को फिर से देखना होगा कि बच्चा देख क्या रहा है, पर्पजफुल स्क्रीन है या यूजलेस स्क्रीन टाइम चल रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स इस तरीके से हमने देखा, ठीक है ना, कि एक्सेसिव स्क्रीन किस तरीके से नुकसान करती है, ठीक है ना। सेपिंग जो ब्रेन की हमारी नॉर्मल प्रोसेस होती है, उसको सेपिंग जो प्रोसेस है उसको स्क्रीन रिड्यूस कर देती है, ठीक है ना, बेकार कर देती है उसको, ठीक है। तो हमें स्क्रीन को तुरंत तुरंत हटाने की बजाय उसको सीखना है कि किस तरीके से हम उसको रिप्लेस करें, क्या नई चीजें बच्चे के अंदर ऐड करें। रेड फ्लैग साइंस पेरेंट्स आपको हमेशा पता होना चाहिए, अगर पुअर अटेंशन हो रहा है बच्चे का, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्पीच डिले हो रही है, बहुत कम बच्चा बात कर रहा है, टेंट्रम बहुत हो रहे हैं, मारना पीटना एग्रेशन हो रहा है बच्चे के साथ, स्लीप रात में हो नहीं रही, रात रात में बीच में जग जा रहा है बच्चा, फैमिली के मेंबर से अलग कमरे में रहना बैठना, दोस्तों से दूर रहना पसंद कर रहा है बच्चा, एकेडमिक परफॉर्मेंस पहले से घटती चली जा रही है, इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस दोनों पे इफेक्ट है, तो हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना है, और इस कंडीशन में अपने पीडियाट्रिशियन से, थेरेपिस्ट से बिल्कुल सलाह लेनी है। ये रेड फ्लैग साइंस है, ठीक है। तो स्क्रीन दिक्कत क्यों कर रही है, और क्या अंतर है रियल लाइफ में। देखिए स्क्रीन होती है 2D, है ना, 2 डायमेंशनल होती है स्क्रीन, तो 2 डायमेंशनल होने की वजह से ब्रेन के न्यूरोनल कनेक्शंस पर सेम इम्पैक्ट इसका होता है, 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। 1 डायमेंशन गायब है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस 3D में होते हैं, फुल ऑफ लर्निंग होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस न्यूरोनल कलेक्शंस को कहीं ज्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं, स्क्रीन रैपिडली ग्रो नहीं करती है, नुकसान करती है, क्योंकि सारे एक्सपोजर स्क्रीन के 2 डायमेंशनल है। तो एक डायमेंशन ही बच्चे ने खो दिया, है ना, एक एक्सेस बच्चे ने XYZ अगर बोले तो एक एक्सेस बच्चे का गायब भी है स्क्रीन में, ठीक है। तो ब्रेन डेवलपमेंट में तो बहुत शार्प नेगेटिव इफेक्ट है इस चीज का, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, बैलेंस, यही इंपॉर्टेंट चीज है पेरेंट, जीरो स्क्रीन की बजाय, अनलिमिटेड स्क्रीन की बजाय राइट बैलेंस बिठाना है हमें, ताकि हमारा बच्चा स्ट्रांग हो सके, स्मार्ट हो सके। और पेरेंट्स ही इसके ब्रेन बिल्डर्स होते हैं बच्चे के, है ना। पेरेंट्स को ये आपको एक चेकलिस्ट बनानी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, एक वीकली फैमिली प्लान डेवलप करना है। वीकली फैमिली प्लान इस चार्ट में आप देख सकते हैं, मंडे से संडे तक के लिए है। मंडे को हम लर्निंग एंड फोकस, फिर रीडिंग टुगेदर, आफ्टर 7 PM ये सारी चीजें कर रहे हैं, आफ्टर 6 PM फिजिकल हेल्थ, आउटडोर प्ले, वॉकिंग कर रहे हैं, क्रिएटिविटी यानी आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक, वेडनेसडे को हम आफ्टर 7 PM। तो इस तरीके से एक वीकली फैमिली प्लान का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है पेरेंट्स, ठीक है ना। ठीक है। और पेरेंट्स कैसे रोल मॉडल हो सकते हैं, कैसे रोल मॉडल हो सकते हैं, अपना स्क्रीन टाइम कम करके, अपनी फोन्स को ड्यूरिंग मील्स अवॉइड करके, ठीक है ना, और बुक्स को पढ़ना है स्क्रॉलिंग की बजाय, और रियल लाइफ एंजॉयमेंट करना है, ठीक है ना। और अपनी